जैसा कि हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 14 की, तो उसमें हमने देखा कि अनुच्छेद जो 14 एक तरफ यानी कि समानता की बात करता है और दूसरी ओर यह कहता है कि अनुच्छेद 361 के द्वारा, आर्टिकल 361 के द्वारा जब भी बात की जाती है तो अनुच्छेद 361 के द्वारा कहा जाता है कि जो समानता के अधिकार दिए जाते हैं तथा कहा जाता है व्यक्ति समान होंगे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति की बात की जाती है, राष्ट्रपति की बात की जाती है, राज्यपाल की बात की जाती है, तथा हम कह सकते हैं राजदूत जो होते हैं, राजदूत की बात की जाएगी। तो हम एक यहाँ पर ध्यान क्या रख सकते हैं, तो हम ध्यान ये रख सकते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजदूत जो होते हैं वह किसी भी प्रकार से जवाबदेही नहीं होंगे, वह किसी भी प्रकार से जवाबदेही नहीं होंगे, तथा हम कह सकते हैं उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, अभियोग नहीं चलाया जा सकता है पदाविधि के दौरान, उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है पदाविधि के दौरान। दूसरी बात हम कह सकते हैं तथा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तथा उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ सर्वप्रथम हमने अनुच्छेद 14 जो एक तरफ कहता है कि समानता के अधिकार की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 361 उसका विभेद करता है, जिसको हम 361 के द्वारा देख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 15 की, जबकि अगर देखा जाएगा अनुच्छेद 15 को, तो अनुच्छेद 15 में हम ध्यान क्या रख सकते हैं, तो अनुच्छेद 15 में कहा जाता है केवल धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, केवल धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश आदि की बात की जाती है। तो आदि के अगर हम कह सकते हैं अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म के आधार पर अगर विरोध होता है या भेदभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है, जिसके लिए 5 कसौटियों की बात की जाती है। तो कहा जाता है इन 5 कसौटियों के आधार पर ही व्यक्ति अपनी बात को न्यायालय में रख सकता है। इसके बाद अगर अन्य कोई कसौटी होती है तो इस स्थिति में अपनी बात को व्यक्ति न्यायालय में नहीं रखेगा। तो एक तरफ तो ये अनुच्छेद 15 कहता है कि केवल धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति का विभेद नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन और इस अनुच्छेद में ये भी कहा जाता है कि हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक हम स्थलों की बात की जाए, सार्वजनिक स्थलों की बात की जाए, या स्नान घर की बात की जाती है, या स्नान घर हो, या हम कह सकते हैं हैंडपंप की बात की जाती है किसी भी विलेज में, तथा हम ध्यान रख सकते हैं कि रेस्टोरेंट की बात की जाती है, रेस्टोरेंट की बात की जाती है, या मूवी थिएटर की बात की जाती है। तो आदि स्थानों पर अगर धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर किसी भी तरह से विभेद नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से विभेद नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हम क्या ध्यान रख सकते हैं, और तथा इसी अनुच्छेद के द्वारा हम कह सकते हैं कि SC ST के लिए इनकी हम कह सकते हैं शिक्षा में भी इनकी बड़े परिवर्तन किए गए हैं, बड़े परिवर्तन हम कह सकते हैं किए जाते हैं। तथा अगर बात की जाती है अनुच्छेद 16 की, अनुच्छेद 16 की बात की जाएगी, तो अनुच्छेद 16 में हम क्या ध्यान रखेंगे, तो अनुच्छेद 16 में हम देख सकते हैं, अनुच्छेद 16 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 16 में कहा जाता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो हम ध्यान ये देना है हमें कि इसमें क्या कहा जाता है, तो अवसर की समानता की बात की जाती है कि हम कह सकते हैं कोई भी महिला हो या पुरुष हो, कोई भी महिला हो, मेल हो या फीमेल हो, तो हम आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार की हम कह सकते हैं इनके यहाँ पर सभी प्रकार की समानता होगी। तथा हम कह सकते हैं अगर सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी आती है तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो आदि को इनकी समान अवसर दिए जाएंगे, ऐसा हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है। जबकि अगर बात की जाती है अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 में कहा जाता है अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है। यहाँ पर जो बात की जाती है वह अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है, अस्पृश्यता के अंत की यहाँ बात की जाती है। और दूसरी बात इनकी हम कह सकते हैं अस्पृश्यता को छुआछूत भी कह सकते हैं, अस्पृश्यता को छुआछूत का अंत भी हम कह सकते हैं। जो यहाँ पर उल्लेख मिलता है क्या होता है, हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में यह जब आर्टिकल आता है तो हम ध्यान रखेंगे कि 1955 की बात थी 1955 की। तो 1955 में यह एक्ट आता है, अधिनियम आता है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। लेकिन आगे चल के देखा जाता है कि 1976 की बात की जाती है, तो हम कह सकते हैं 1976 में इस अधिनियम को और भी प्रभावी बनाया गया। आगे चलकर देखा जाता है कि
1976 में इस अधिनियम को और भी प्रभावी बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 17 की बात क्या की जाती है, तो अनुच्छेद 17 में उल्लेख मिलता है अस्पृश्यता के अंत का। और यह किस अधिनियम में था प्रारंभ में, तो 1955 के अधिनियम में। किस अधिनियम था, 1955 के अधिनियम में। लेकिन कब प्रभावी हो, तो 1976 में और प्रभावी हो जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 18 की जब बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे 18 में उल्लेख मिलता है उपाधियों का अंत। 18 में क्या उल्लेख मिलता है, तो उपाधियों का अंत। तथा उपाधियों का अंत क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि अगर प्राचीन काल की बात की जाती है तो हम देख सकते हैं कि राजाओं के द्वारा उपाधियां धारण की जाती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तथा उस देश का भारतीय संविधान कहता है कि व्यक्ति उपाधि तो धारण कर सकता है लेकिन शैक्षिक एवं सैनिक। तो यहाँ पर कहा जाता है कि शैक्षिक एवं सैनिक शैक्षिक उपाधि धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, हम सैनिक उपाधि धारण कर सकते हैं। तो पहली बात ये हमारा आर्टिकल कहता है। दूसरी बात की बात की जाएगी तो हम और क्या ध्यान रखेंगे, तथा यहाँ पर कहा जाता है कि हम विदेशी उपाधि को विदेश से उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं, कि हम किसी भी देश के द्वारा उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जोड़ा जाता है, उपाधि तो धारण कर सकते हैं लेकिन अनुमति होनी चाहिए राष्ट्रपति की। अनुमति किसकी होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। दूसरी बात हम ध्यान रख सकते हैं, इसी में कहा जाता है कि हम उपहार या भेंट किसी भी दूसरे देश से ग्रहण नहीं कर सकते हैं बिना राष्ट्रपति के अनुमति से। तो ऐसा हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों के अंत की चर्चा की जाती है। जबकि अगर देखा जाएगा अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 कहा जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अनुच्छेद 19, क्योंकि अनुच्छेद 19 में उल्लेख मिलता है बोलने व अभिव्यक्ति की बात की जाती है। अनुच्छेद 19 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में कहा जाता है कि बोलने व अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसमें 6 लाइनों का उल्लेख मिलता है। तो पहली लाइन तो बोलने व अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, तो दूसरी लाइन हम कह सकते हैं सम्मेलन की बात करती है, तथा तीसरी लाइन में समतिया की बात की जाती है, समतियाँ, तथा चौथी लाइन की बात की जाती है तो संचरण की बात की जाती है, संचरण। चौथी लाइन में संचरण, पांचवी लाइन में इनकी उल्लेख मिलता है घूमना। पांचवी लाइन में किसका उल्लेख मिलता है, तो घूमने का उल्लेख मिलता है। जबकि छठी लाइन में देखा जाता है तो कारोबार की बात की जाती है। छठी लाइन में किसकी बात की जाती है, तो कारोबार की बात की जाती है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बोलने की आज़ादी का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 19 में देखने को मिलता है, तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी उल्लेख मिलता है। जबकि अगर देखा जाएगा अनुच्छेद 20 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 20 में हम क्या ध्यान रखेंगे, तो अनुच्छेद 20 में हमारा उल्लेख मिलता है गिरफ्तारी के द्वारा संरक्षण। गिरफ्तारी के तहत संरक्षण की यहाँ पर चर्चा की जाती है। गिरफ्तारी के तहत क्या होगा, तो हम कह सकते हैं संरक्षण होगा। अब बात ये की जाती है जैसे अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में भी हमारा भारतीय संविधान उसके संरक्षण की बात करता है। तथा यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को पहली बात तो संरक्षण की बात की जाती है, तो और यहीं पर कहा जाता है एक जुर्म के लिए ज़्यादा बार इनकी दंडित नहीं किया जाएगा, ज़्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, अपने ही विरुद्ध साक्षी होने पर बाध्य नहीं किया जाएगा, अपने ही विरुद्ध साक्षी होने पर इनकी बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 20 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है। जबकि बात की जाएगी अनुच्छेद 21 की, जबकि बात की जाएगी अनुच्छेद 21 की बात की जाएगी तो कहा जाता है कि इस अनुच्छेद को कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों में संविधान की रीढ़ इसे कहा जाता है। मौलिक अधिकार में इस अनुच्छेद को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। और देखने को मिलता है इसी अनुच्छेद को हम कह सकते हैं इच्छा की आज़ादी भी कहा जाता है। इसी अनुच्छेद के द्वारा हम कह सकते हैं इच्छा की आज़ादी भी कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि प्रारंभ की अगर बात की जाती है तो इसी अनुच्छेद के लिए एक मामला आता है प्रसिद्ध गोपालन मामला। इसी अनुच्छेद के द्वारा प्रसिद्ध गोपालन मामला आता है। और प्रसिद्ध गोपालन मामला कब आता है, तो 1950 में आता है। प्रसिद्ध गोपालन मामला कब आता है, तो प्रसिद्ध गोपालन मामला आता है 1950 में। 1950 में यह मामला आता है। और 1976 में हम कह सकते हैं कि 1978 के द्वारा हम कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन कर दिए गए, तथा हम कह सकते हैं अनुच्छेद 21 को और प्रभावी बना दिया जाता है। तो अगर अनुच्छेद 21 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 21 में हम क्या ध्यान रख सकते हैं, तो अनुच्छेद 21 हमारा कहता है कि संविधान की रीढ़ कहा जाता है इस अनुच्छेद को। दूसरी बात हम ध्यान रख सकते हैं, तथा इसमें इच्छा की बात की जाती है। इच्छा की जो
जो हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं वह हमारा अनुच्छेद 21 में आता है। तथा कह सकते हैं कि प्रारंभ की अगर बात की जाती है 1950 में प्रसिद्ध गोपालन मामला में इसको प्रभावी बनाया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा और प्रभावी हम कह सकते हैं कि 1978 में कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा प्रभावी 1978 में कर दिया जाता है। दूसरी बात, यही अनुच्छेद हमारा राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। यही अनुच्छेद राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। जैसे अगर देखा जाता है आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तथा उनके डाटा को सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारा 21 अनुच्छेद में मिलता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं अपनी इच्छा से अगर कोई भी व्यक्ति विवाह करता है तो उसकी आज़ादी भी हमें अनुच्छेद 21 के द्वारा मिलती है। अनुच्छेद 21 के द्वारा मिलती है। तो अनुच्छेद 21 की जब भी बात की जाती है तो हम कह सकते हैं जब 1978 में इसे प्रभावी बनाया जाता है तो इसमें कुल 35 बातों को जोड़ा जाता है। इसमें कुल कितनी बातों को जोड़ा जाता है तो हम ध्यान रखेंगे 35 बातों को जोड़ा जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 22 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 22 कहता है दौरे दंड से संरक्षण की यहाँ पर बात की जाती है। दौरे दंड से संरक्षण की यहाँ पर चर्चा की जाती है अनुच्छेद 22 के अंतर। जबकि अगर इसके बाद के मुख्य अनुच्छेद की बात की जाती है तो जिसे हम देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है तो मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा बलाश्रम यानी कि बल से कार्य नहीं किया जाएगा तथा बेगारी स्थिति में भी उससे बल से कार्य नहीं कराया जा सकता है। तथा हम कह सकते हैं इसी अनुच्छेद के द्वारा हम कह सकते हैं तथा यानी कि इसी अनुच्छेद के द्वारा कह सकते हैं जो बंधुआ मजदूरी की बात की जाती है उस पर भी रोक लगाई जाती है। बंधुआ मजदूरी पर भी यह अनुच्छेद हम कह सकते हैं रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 23 की जब भी बात की जाएगी तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं तो मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलाश्रम तथा बंधुआ मजदूरी आदि का जो निषेध करता है वह हमारा अनुच्छेद 23 करता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 24 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है तो बाल श्रम निषेध यानी कि बाल श्रम निषेध की बात करता है। जिसमें हम देख सकते हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उसे किसी भी कारखाना अथवा फैक्ट्री में कार्य नहीं कराया जा जबरन कार्य नहीं कराया जा सकता है। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है अनुच्छेद 24 में मिलता है। किस में उल्लेख मिलता है तो अनुच्छेद 24 में उल्लेख मिलता है। जबकि इसके बाद जो आर्टिकल आते हैं वह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा हम देख सकते हैं उनमें उल्लेख किसका मिलता है तो हम देख सकते हैं उल्लेख मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिसमें हम आर्टिकल देखते हैं 25, 26, 27, 28 25, 26, 27, 28 इनकी अगर बात की जाती है तो इसमें बात की जाती है धर्म की। इसमें बात किसकी की जाती है तो धर्म की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 25 को हम क्या कह सकते हैं तो अनुच्छेद 25 में उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है क्या कर सकता है तो मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसी अनुच्छेद में कहा जाता है इसी अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करके चल सकते हैं। जो सिख धर्म के लोग हैं वह कृपाण धारण करके चल सकते हैं। वह उल्लेख किस में मिलता है तो अनुच्छेद 25 में मिलता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हिंदुओं में इसी सिख, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया है। हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया जाता है। उसका उल्लेख भी हमारे किस अनुच्छेद में मिलता है तो अनुच्छेद 25 में मिलता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसी अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता की भी बात हम कह सकते हैं अनुच्छेद 25 में की जाती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात भी हमारे अनुच्छेद 25 में की जाती है। जबकि अनुच्छेद 26 की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद जो 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार व प्रसार कर सकता है। कर सकता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 27 की तो हम ध्यान रखेंगे कि टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक संस्थानों पर जो कर होंगे उन पर रोक होगी। दूसरी बात लेकिन यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख मिलता है कि शुल्क लिया जाएगा। जैसे भारत की बात की जाती है तो काफ़ी जो टेम्पल होते हैं तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कर तो नहीं लगता है लेकिन टैक्स जरूर शुल्क लगता है। और शुल्क का कहा जाता है कि जो शुल्क लिया जाएगा उसका उद्देश्य होता है कि उस टेम्पल को बढ़ावा देना, उस टेम्पल के लिए कार्य करना। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 27 में करों जो धार्मिक संस्थान होंगे और उन पर जो टैक्स लगने वाला होगा उस पर रोक की बात की जाती है। और अनुच्छेद 28 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 28 में क्या कहा जाता है कि धार्मिक संस्थान खोलने की आज़ादी, धार्मिक संस्थान को खोलने की आज़ादी का भी प्रावधान हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 करता है।
जबकि अगर देखा जाता है अनुच्छेद 29 को, अनुच्छेद 29 और 30 की बात की जाएगी तो हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे, ये जो क्या कहते हैं तो ये कहते हैं अल्पसंख्यक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो हम अनुच्छेद 29 में क्या ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की यहाँ पर चर्चा की जाती है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की जो चर्चा है यहाँ की जाती है, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्थान खोलने की आज़ादी, शैक्षिक संस्थान खोलने की आज़ादी का भी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में मिलता है। जबकि अगर देखा जाता है तो अनुच्छेद 31 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में क्या था तो संपत्ति का अधिकार था, और इसे कब हटा दिया जाता है तो हम कह सकते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये किस में है तो 300 के काम में देखने को मिलता है, जो कानूनी या राजनीति अधिकार है, जो कानूनी या राजनीति अधिकार के रूप में हम देखते हैं। जबकि अगर बात की जाती है अनुच्छेद 32 की, जबकि अगर बात की जाती है अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 में हम ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 32 में इनकी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को ही इन्होंने क्या कहा तो हम कह सकते हैं संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसी अनुच्छेद के द्वारा हम कह सकते हैं, इसी अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हम अपनी बात को रख सकते हैं, जिसके लिए जो हमारा न्यायालय होता है वो भी कैसा होता है तो जवाबदेही होता है। जिसके लिए न्यायालय कैसा होगा तो हम कह सकते हैं जवाबदेही होता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या उनका उद्देश्य होता है। तो इसको हमने इस पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।